वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। रसायन विज्ञान के जो 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो को डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक जिन लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 201 प्रश्नों से 300 प्रश्नों के बीच डिस्कस करेंगे, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201। भाखड़ा चूना का रासायनिक नाम क्या है? जो आपका भाखड़ा चूना होता है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 202 है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र HgS होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203 है, सोरा का रासायनिक नाम। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सोरा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोरा का रासायनिक नाम जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, और रासायनिक सूत्र उसका होता है KNO3। क्वेश्चन नंबर आपका 204 है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, और रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। नमक के अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? जो आपका नमक का अम्ल होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसे आप HCl कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 206 है, NaCl में कौन सा बंध होता है? जो आपका NaCl जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें आयनिक बंध होता है। जो NaCl में कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 207 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका जो साधारण नाम होता है बेकिंग सोडा, अर्थात खाने वाला सोडा होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208। लिक्विड पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG किसका मिश्रण होता है? जो आपकी LPG गैस होती है उसमें किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो आपका ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र CdNO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 210 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या होता है? तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसका साधारण नाम ब्लीच अर्थात तरल होता है। क्वेश्चन नंबर 211 है, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? जो आपका नेल पॉलिश होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें एसीटोन होता है। क्वेश्चन नंबर 212 है, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेथनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 213 है, परमाणु बंध क्यों बनते हैं? जो आपका परमाणु बंध होता है स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। परमाणु बंध क्यों बनते हैं? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को घटाने के लिए और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 214 है, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 215 है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो आपका सोडियम टेट्राबोरेट जो डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम होता है बोरेक्स होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216। अमोनिया क्लोराइड के किस साधारण नाम से जाना जाता है? जो आपका अमोनिया क्लोराइड होता है उसको किस साधारण नाम से जाना जाता है? तो नौसादर के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 217 है, सल्फ्यूरिक अम्ल को किस साधारण नाम से जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसको गंधक के साधारण नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 218 है, लेड सल्फाइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? तो लेड जो सल्फाइड होता है उसको गैलेना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 219 है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 221 है, सुक्रोज को किस साधारण नाम से जाना जाता है? तो सुक्रोज को साधारण नाम उसका क्या होता है? चीनी होता है, जिसका रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। क्वेश्चन नंबर 222 है, एथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन नंबर 223 है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 224 है, सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम जो थायोसल्फेट होता है उसका रासायनिक सूत्र Na2S2O3 × 5H2O होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन नंबर 225 है, जिंक ऑक्साइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? जिंक ऑक्साइड को चाइना व्हाइट अर्थात जेडनो जिसका रासायनिक सूत्र होता है के नाम से जाना जाता है, यानी चाइना व्हाइट के नाम से जाना जाता है जिंक ऑक्साइड को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226। क्वेश्चन नंबर 226 है, बालू का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बालू का जो रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन ऑक्साइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 227 है, परमाणु घड़ी किसके ट्रांजिशन पर आधारित होती है? जो परमाणु घड़ी होती है वो सीजियम के ट्रांजिशन पर आधारित होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228, आंसू गैस का घटक कौन सा है? तो आंसू गैस का घटक होता है आपका क्लोरोपिक्रीन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229, भारी पानी का कौन कौन से गुण होते हैं? जो आपके भारी पानी होता है जिसका रासायनिक सूत्र D2O होता है, जिसे आप ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, उसके कौन कौन से गुण होते हैं? तो भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है तथा भारी पानी का हिमांक जो होता है साधारण पानी से भी अधिक होता है, यानी घनत्व और जो उसका हिमांक दोनों क्या होता है? साधारण पानी से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 230 है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर कटोरे में बर्फ और पानी रखे हैं तो सारा पानी जो होता है वो बर्फ बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231, तो फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो आपके फोटोग्राफी प्लेट होते हैं उस पर सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे प्रकाश में रूपांतरित हो जाती हैं। जो आपकी फोटोग्राफी में सिल्वर हैलाइड किरणें होती हैं वो प्रकाश में रूपांतरित हो जाती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232, टेट्रा एथिल लेड क्या है? जो आपका टेट्रा एथिल लेड होता है उसको अपस्फोटरोधी यौगिक कहते हैं। जो टेट्रा एथिल लेड होता है उसको अपस्फोटरोधी यौगिक कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाए। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234, किसी व्यक्ति को गोली लगने पर अगर गोली तुरंत नहीं निकाली जाती तो किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाए? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गोली लगती है, अगर गोली को तुरंत नहीं निकाला जाता है तो उसके शरीर में क्या होता है? आर्सेनिक की मात्रा, आर्सेनिक नामक जहर फैल जाता है।
ठीक है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को गोली लगती है तो तुरंत गोली को निकालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 235 है, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट की खोज जोसेफ आस्फदीन ने की थी। जो सीमेंट की खोज की थी जोसेफ आस्फदीन ने की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236, कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 × 10⁻23 होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237, आवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? जो आपको आवोगाद्रो संख्या होती है उसका मान 6.023 × 10⁻23 होता है। इसे ही 1 मोल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 238 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 239 है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1095 × 10⁻28 ग्राम होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1095 × 10⁻28 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 240 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻24 ग्राम होता है। एक जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 × 10⁻24 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 242 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6749 × 10⁻24 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 244 है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। क्वेश्चन नंबर 245 है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का जो योग होता है वही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उन्हें क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक्स कहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247। क्वेश्चन नंबर 247 है, मूसले के आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो मूसले के आवर्त सारणी में परमाणु का जो आकार होता है अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? घटता है। क्वेश्चन नंबर आपका 248 है, आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? विद्युत धनात्मकता जो होती है जब आधुनिक आवर्त सारणी में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 249 है, आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है? विद्युत धनात्मकता जो होती है जब आप वर्ग में बाएं से दाएं जाते हैं अर्थात बाएं से इधर दाएं जाते हैं तो क्या होता है? विद्युत धनात्मकता घटती है। क्वेश्चन नंबर 250 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है और वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? तो वर्ग की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 252 है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त का पहला सदस्य कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त का पहला सदस्य आपका हाइड्रोजन है, जिसे हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 253। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातुएं होती हैं। अपवाद के तौर पर आपका हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 254 है मोसले के आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? मोसले के जो आवर्त सारणी है, अगर उसका परमाणु का जो आकार होता है बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो हमेशा क्या होता है? घटता जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 256 है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को क्या कहा जाता है? तो एक्टिनाइड कहा जाता है। 57 से 71 तक लेंथेनाइड श्रेणी होता है और 89 से लेकर 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी होता है। ये आप दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257। क्वेश्चन नंबर 257 है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है आपकी क्लोरीन की होती है। यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका 258 है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 259। किसी क्रिस्टल के आयन को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो जालक ऊर्जा कहा जाता है। अगर आप किसी क्रिस्टल के आयन को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे जालक ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 260। आवर्त सारणी में मौजूद निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है तो निम्न होता है। जितने भी निष्क्रिय गैसें होती हैं उनका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261। आवर्त सारणी में वर्ग 7a के तत्वों का गलनांक होता है। जितने भी आवर्त सारणी के वर्ग 7a के तत्व हैं सबका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच काफ़ी अंतर हो तो उनके बीच कौन सा बंध बनेगा? जब दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक हो तो वहाँ पे आयनिक बंध बनेगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है 263। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच सिर्फ अंतर हो तो उनके बीच कौन सा बंध हो? जब अधिक अंतर रहेगा तो वहाँ पे आयनिक बंध बनेगा। जब सिर्फ कम अंतर यानी कम अंतर हो उन दोनों के बीच, दो परमाणुओं के बीच हो, तो वहाँ पे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब अधिक अंतर रहेगा उनके विद्युत ऋणात्मकता के बीच तो आयनिक बंध बनेगा और कम अंतर रहेगा तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 264। क्वेश्चन नंबर 264 है जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच अंतर शून्य हो तब उनके बीच कौन सा बंध बनेगा? जब उनके बीच अंतर क्या हो? शून्य हो तो वहाँ उनके बीच सहसंयोजी बंध बनेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है, उसे सिग्मा बंधन कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266। क्वेश्चन नंबर 266 है हाइड्रोजन बंधन सिर्फ किस में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो बंधन होता है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजनों के यौगिकों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 267 है जब दो परमाणु ऑर्बिटलों के पास अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को क्या कहते हैं? तो पाई बंधन कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268। क्वेश्चन नंबर 268 है विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है और धनावेश बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 269 है जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है दूसरा उसे ग्रहण करता है तो इस
प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और दूसरा पदार्थ उसको ग्रहण कर रहा है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 270। क्वेश्चन नंबर 270 है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है आक्सीकारक कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे क्या करते हैं? आक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों में आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। जो त्यागता है उसको आक्सीकरण कहते हैं और जो ग्रहण करता है उसे आक्सीकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या कहलाता है? अवकारक कहलाता है। अवकारक या आक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 272 है, अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? जो अम्ल होते हैं जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273। क्वेश्चन नंबर 273 है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को कर देता है। जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 274 है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 275 है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276। क्वेश्चन नंबर 276 है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 277 है, सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सोने और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 278। खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? तो खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 279 है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहे को किससे साफ किया जाता है? अगर आप लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा रहे हैं तो लोहे को किससे साफ किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के द्वारा उसे साफ किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये टमाटर में पाया जाता है और कपड़े के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। सिर्फ अब 20 क्वेश्चन और बचे हैं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर आपका 281 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे अम्लराज कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 में अगर मिलाते हैं जो मिश्रण तैयार होता है उसको अम्लराज कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 282 है, सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? तो अम्लराज मेथड का इस्तेमाल किया जाता है सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 283 है, वह कौन सा ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है? तो वह कौन सा है? क्षार है आपका। क्वेश्चन नंबर अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 284, क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? देखिए जो क्षार होता है लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है, और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 285 है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका उदाहरण है? तो जो आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सभी क्षार के उदाहरण हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 286, घरों में चूना पोतने पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो घरों में चूना पोता जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287। क्वेश्चन नंबर 287 है, जल को मृदु बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जल को मृदु बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 288 है आपका, गारा एवं प्लास्टर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो गारा और प्लास्टर बनाने में
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 289। क्वेश्चन नंबर 289 है, साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 290 है, कारखानों को साफ करने में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में तथा दवा बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कास्टिक सोडा कहते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 291। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पेट की जो अम्लीयता को दूर किया जाता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जाता है, जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 292 है, बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 293। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जो जल होता है वो खारा होता है, तो उसका पीएच मान 8.4 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 294, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है लार का पीएच मान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 295। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 296 है, वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम होती है तो वह कौन सी वर्षा कहलाएगी? अगर जो वर्षा का जल का जो पीएच मान होता है अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 297। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 298 है, चीनी और पानी में कौन विलेय है और कौन विलायक है? तो विलायक जो होता है आपका घोलने वाला, जिसमें घोला जाता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जिसमें जो घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो आपका चीनी जो आपका होगा विलेय होगा और जो आपका पानी हो जाएगा विलायक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं, जो उसमें घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। चीनी क्या होती है? उसमें जल में क्या होती है? घुलती है, घुल जाती है, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जल आपका विलायक हो जाएगा। आपके लिए एक नोट पॉइंट है, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिसकी मात्रा अधिक होगी, चीनी और जल में किसकी मात्रा अधिक होगी? जल की मात्रा अधिक होगी, तो जल आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, और जो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299। द्रव में ठोस का विलयन का एक उदाहरण है। तो द्रव में ठोस का विलयन का एक उदाहरण है पारा में लेड का विलयन। पारा में लेड का विलयन क्या है? द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 300 है, गैस में ठोस का विलयन का एक उदाहरण होता है। गैस में जो होता है ठोस का विलयन का एक उदाहरण होता है वायु में आयोडीन का विलयन। वायु में क्या होता है? आयोडीन का घुलना क्या कहलाता है? गैस में ठोस का विलयन का एक उदाहरण है। तो ये रहे आज के रसायन विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत तीसरी वीडियो, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। ये वीडियो आपको आज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।